नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. आपल्या स्क्रीनवरती बॉम्बे हायकोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करणारे आणि त्यांची एक टीमच आहे आपल्या बरोबर. त्या दविंदर सबरवाल मॅडम आहेत. त्यांना मी का बोलवलंय माहितीये, खूप इंटरेस्टिंग एक ऑब्झर्वेशन्स आहेत सन्माननीय न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचे, आणि भारतभरामध्ये या विषयावरती तर डिबेट सुरू झालेली आहे आणि आम्हाला असं वाटलं की ह्या डिबेटमध्ये आपण कॉन्ट्रीब्युट करायला हवं. कारण अनेक प्रश्नांची उकल सरन्यायाधीशांनी सुद्धा ह्या संदर्भामध्ये काही रिमार्क्स दिलेले आहेत. मद्रास हायकोर्टाचं एक रिसेंट जजमेंट आहे. द पॉक्सो ऍक्ट कॅनॉट स्टॉप द नॅचरल फिलिंग्स टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स, particularly in the age which account for biological and psychological changes. The court said in such a situation, it said punishing a minor boy who entered into a relationship with a minor girl who were in the grief of their hormone and biological changes would be against the best interest of the child. खरं तर हा विषय ना खूप दिवसापासून चर्चेत यायला होता. असं आहे सबरवाल मॅडम, एकतर केसची बॅकग्राऊंड आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगू. मला असं वाटतं की हे सगळं प्रकरण सुरू झालं होतं 2016 बरोबर ना? बराबर. हाँ, तो बताइए कि केस क्या था ये? केस दो लोगों के लव अफेयर रिलेशनशिप का है, जहाँ पे गर्ल की एज 17 इयर्स 5 मंथ है एंड बॉय की एज 25 इयर्स है. दोनों का ही 2016 से लेके 2018 तक 1.5-2 साल तक रिलेशनशिप रहा है. और जो बॉय एंड उसकी फैमिली लड़की के पेरेंट्स के फैक्ट्री में कहीं काम करते थे एंड लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए जो गर्ल है उसकी फैमिली अपोज कर रही थी रिलेशनशिप के लिए. एंड 2 साल के बाद लड़की ने कंसीव किया. कंसीव के बाद उसे पता था कि फैमिली वाले अपोज कर रहे हैं, तो लड़की के ही इन्फ्लुएंस से 2 साल के बाद इन 2018 जनवरी मंथ में दोनों ही घर से भाग गए. उस दौरान 2 महीने तक दोनों ही अलग अलग लॉजेस में रहे. फिर गुजरात के किसी एक जगह पे, गुजरात में वहां पे उन्होंने रेंट पे कुछ घर लिया. वहां दोनों रह रहे थे आराम से. देन 2 महीने के बाद इन द मंथ ऑफ मार्च 2018 पेरेंट्स को पता चला. लड़की के फादर वहां पहुंचे. लड़की को एंड लड़के को दोनों को ही पुलिस अपने साथ यहाँ लेकर आई. एंड उसके बाद लड़की का अबॉर्शन कराया गया फोर्सफुली. लड़की का ब्रेन वॉश कराया गया एंड लड़के के अगेंस्ट काफी कुछ लड़की ने कहा. बट जब ट्रायल चला तो लड़की ने जब क्रॉस वगैरह किए हैं वहां पे उसने काफी कुछ लड़के के फेवर में स्टेटमेंट्स दिए हैं, काफी एडमिशंस दिए हैं, जो कि श्रीमती जस्टिस भारती डांगरे जी ने ऑब्जर्व किया है. उनके जजमेंट में उन्होंने काफी कुछ ऑब्जर्वेंस दिया है. इस तरह का केस है, यही शॉर्ट स्टोरी है. आशिक रमजान अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है. तो आप ये भी बता दीजिए कि दोनों जो थे वो एक सेम रिलीजन्स थे. सही है ये? जी, ये बहुत सही है एंड ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेंस है हमारे जजमेंट में कि दोनों पर ही मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल है. एंड आप देखेंगे एज पर शरीयत लॉ के हिसाब से आफ्टर द एज ऑफ 15 प्यूबर्टी अटेन हो जाती है एंड उसके बाद मैरिज वैलिड होती है. मतलब अपनी मर्जी से लड़की मैरिज कर सकती है. एंड लेकिन आप ये देखिए कि ये ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला चला तो क्या वहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एक्ट है उसको देखा गया? अगर वो ट्रायल कोर्ट में नहीं देखा गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको किस नजरिए से देखा? क्योंकि आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है मेरे डिस्कशन के लिए. एक्चुअली इस केस में 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि जो गर्ल है उसने खुद अपने हाथ से लिखे थे. जब वो घर छोड़ के जा रही थी उसने बाइकला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी 2 लेटर्स की कि भाई मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और एज पर मुस्लिम लॉ मैं प्यूबर्टी मैंने अटेन कर ली है, मैं एलिजिबल हूँ शादी करने के लिए. वो 2 लेटर्स ट्रायल कोर्ट ने ज्यादा कंसिडर नहीं किए. एंड ट्रायल कोर्ट के दौरान एविडेंस के वक्त विक्टिम गर्ल ने खुद एडमिट किया है कि 1.5-2 साल से उनका लव अफेयर था. उसके पेरेंट्स अपोज थे ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और वो इसलिए अपोज कर रहे थे इस रिलेशनशिप को. तो ये सारी चीजें श्रीमती जस्टिस भारती डांगरे जी ने ऑब्जर्व की हैं कि एविडेंस के वक्त गर्ल ने खुद एडमिट किया है कि भाई ऑलरेडी मैं रिलेशनशिप में थी. रिलेशनशिप ही कंसेंशुअल था, फोर्सफुली रिलेशनशिप था ही नहीं.
एंड इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि घर से निकलने के बाद दोनों ने शादी की थी, जो कि जिस मौलवी ने ये शादी करवाई थी उनका एविडेंस लिया ही नहीं गया। फाइन। उनका स्टेटमेंट है ही नहीं। पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है लेकिन कोर्ट में ट्रायल चलते वक्त उनका क्रॉस चीफ कुछ नहीं लिया गया, जो कि जो ये प्रूव करता कि दोनों की शादी हुई है। तो ये चीज बहुत बड़ी बात, यही चीज कंसिडर नहीं की गई, जो कि हमारे जजमेंट में, अभी हाई कोर्ट के जजमेंट में यही कहा गया है कि भाई कॉन्सेंशुअल था। ग्रेट। तो अब ये सवाल दर्शकों के मन में आएगा कि इसमें पॉक्सो एक्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ, किडनैपिंग की केस यहाँ पे कैसे बनी, क्योंकि जिसके साथ में जो भी वारदातें हुई हैं वो तो खुद कह रही कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, शी इज नॉट अ कंप्लेनेंट। तो इस केस में अगर उसके भाई ने कुछ कंप्लेंट रजिस्टर किया भी है इनिशियली, तो क्या इसको मद्देनजर रखते हुए आगे का मामला चला या फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे कहाँ आई? सर, भाई ने ही एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई थी। राइट। एंड एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जब पुलिस उनको लेके आई है वहां से, आई थिंक 17 मार्च 2018 को पुलिस गुजरात गई है। 18 को वो यहाँ आए हैं, 18 को यहाँ आए हैं एंड नेक्स्ट डे ही लड़की का स्टेटमेंट लिया जाता है 164 का। एंड उसके बाद फिर ट्रायल चला है और 10 साल की उसको सजा भी हुई है। तो ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की जो सजा दी वो किस बेसिस पे दी उसको? मेनली पॉक्सो ही लगा है। पॉक्सो इसलिए लगा था क्योंकि लड़की की एज 17 इयर्स 5 मंथ समथिंग थी। करेक्ट। एंड एकदम बॉर्डर लाइन पे एज थी, ये बॉर्डर लाइन की एज की वजह से ये सजा हुई है उससे। राइट। तो फिर अब मुझे विस्तार से बताइए कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन किया, जिसको आगे जाके हम कुछ डिबेट भी करेंगे उस बात पे लेके, तो भारती डांगरे मैडम ने जो जजमेंट डिलीवर किया है उसका बेसिस क्या था, किस तरीके की आर्गुमेंट हुई, आपने एज ए डिफेंस लॉयर आपकी टीम ने क्या कहा, और जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कह रही थी वो बात क्या थी? यहाँ मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी। ये केस को हमारे सीनियर काउंसलर मिस्टर मुर्तुजा नजमी एंड मिसेस फरीदा मुर्तुजा नजमी ने लीड किया है। एंड मिस्टर इमरान भी इसमें, एक एडवोकेट मिस्टर इमरान भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ही लीड किया है। तो उन्होंने ही आर्ग्यू किया है। अभी वो एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है इंडिया में, इसलिए हम कर रहे हैं। तो सर का आर्ग्यूमेंट यही था कि फर्स्ट थिंग तो यही थी कि शरीयत लॉ इन्वॉल्व है इसमें। सेकेंड थिंग कॉन्सेंशुअल था। दो लेटर्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि ट्रायल कोर्ट में कंसिडर नहीं हुए। वही 2 लेटर्स के बेसिस पे हाई कोर्ट में ये जजमेंट आया है। राइट। तो आर्गुमेंट क्या हुई, मतलब आप जानती है ऑब्जर्वेशंस, किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस? क्योंकि देखिए ये हमारे लिए, आप भी जानती है कि पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है जी। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट होनी जा रही है, हो रही है। तो मैं ये थोड़ा सा अंदर का जानना चाहता हूं कि किस तरीके के आर्गुमेंट है और क्या पासिंग रेफरेंसेस भारती डांगरे मैडम ने किए। जी सर, 1-2 मिनट देंगे, मैं मेरे पेपर्स लेके आऊं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो सवाल छोड़ दीजिए, अगर आप बता सकती तो बताइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने पेपर तो मैंने मार्क किए हैं, पर सडनली आप किसी को भेज दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जो 31 पेज का जो जजमेंट है, इसमें जो मैंने शुरुआती में आपको भी पढ़ के सुनाया और जो दर्शकों को भी पढ़ के सुनाया, द पॉक्सो एक्ट कैन नॉट स्टॉप द नेचुरल फीलिंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, particularly in the age which account for biological and psychological changes. The court said in such a situation, it said punishing a minor boy who entered into a relationship with a minor girl who were in the grip of their hormonal and biological changes would be against the best interest of the child. तो ये मुझे बताइए कि ये कितनी बड़ी बात है। उस लड़की की उम्र है 17.5, मतलब वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स पूरे करने जा रही है, लड़का 25 साल का है। तो ये जो जजमेंट है आगे जाके किस तरीके का इम्पैक्ट करेगा, ऐसा आपको लगता है? बाकी तो मैं डिबेट करता ही रहूंगा। सर, इम्पैक्ट इसमें सबसे पहला बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे ऑल ओवर मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में करेक्ट ये बहुत से केसेस पेंडिंग हैं जो कि बॉर्डर लाइन के हैं। बॉर्डर लाइन मीन्स 18 इयर्स को 1 महीने कंप्लीट
के लिए बाकी है, 2 महीने बाकी है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो सबसे पहले बड़ा जजमेंट, इस जजमेंट का इम्पैक्ट तो यही पड़ेगा जो वो पेंडिंग केसेस हैं, करेक्ट। वो पेंडिंग केसेस पे इमीडिएट आप एक्शन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो फिलहाल ये पड़ेगा। राइट। मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो कंसेशनल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो एक्ट वाली बात है वो 2012 तक 16 इयर्स का था। यस यस, उसमें चेंजेस किए गए और वो जब नया एक्ट लागू हुआ तो वो 18 ईयर किया। 18 तो ये ईयर। मुझे बताइए कि क्या 16 ईयर के एज को लेके कोर्ट में कुछ डिबेट हुई और भारती डांगरे मैडम का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस बेस पे आया? याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तुम्ही बघत राहा, आप देखते रहिए, याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आली की 16 वर्ष हे जे 2012 पर्यंत होतं तो कायदा पण बदलला आणि पॉक्सो ज्या वेळेला लागू झाला, सन्माननीय सरन्यायाधीशांनी या संदर्भातले काही मतं नोंदवली आणि त्यानंतर मात्र सहमतीचा लैंगिक संबंधाचं वय हे मुलीसाठी 18 वर्ष केलं गेलं, म्हणजे जे तिच्या लग्नाचं वय आहे. मुलाचं लग्नाचं वय हे 21 वर्ष आहे, मुलीचं वय वर्ष हे 18 वर्ष आहे. त्यामुळं झालं असं। सब्रवाल जी देखिए, एक ऑब्जर्वेशन वो थोड़ा बाजू में रखिए। जी। बात ये है ना, इस केस में ये सामने आया कि लड़के की उम्र जो शादी की थी उससे वो ऊपर का था, लड़की की जो उम्र थी वो चूंकि 17 की थी। तो इस बात को मुझे लगता है कि पूरे जजमेंट ने बहुत बारीकी से देखा है। बिल्कुल सही है ना ये? जी जी सर, एक्चुअली मुस्लिम ज्यादातर Correct. पॉइंट यही आया है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से जब गर्ल चाइल्ड 15 इयर्स बिफोर 15 इयर्स अगर प्यूबर्टी अटेन कर लेती है करेक्ट, तो एलिजिबल होती है, माइनर हो या मेजर हो। एंड आईपीसी के हिसाब से देखा जाए, सेक्शन 375 जब रेप लगता है तो उस हिसाब से तो वो माइनर है, राइट। पर सिर्फ मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल है, इस हिसाब से वो मेजर कहला रही है। राइट। देखिए, ये जजमेंट जब तक ओवरटर्न नहीं होगा, लॉस, करेक्ट, जब तक ये जजमेंट ओवरटर्न नहीं होगा तो ये हम मान के चल सकते हैं कि अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है वो आपका कंसेशनल फिजिकल रिलेशनशिप का एज शायद 16 ईयर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन किया है कि देश के संसद को इसको देखना चाहिए। एम आई राइट? जी जी राइट। तो संसद के बारे में ये जो भारती डांगरे मैडम का ऑब्जर्वेशन है जो जजमेंट में भी आया है वो क्या है, वो भी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। In consensual relationship between teenagers who fall for attraction of the opposite sex and they enter into the sexual relationship out of impulsiveness, only one has to take the consequences of being charged for committing an offense of rape, though the other had also indulged into the same act. तो इसमें ये एक बात ये भी हुई है कि जो 2 चार्जेस लगाए गए थे उसमें शायद मुझे लगता है कि किडनैपिंग का जो मामला था उसमें उसको बरी किया गया, और जो तो वो बता दीजिए कि किसमें क्या हुआ और किसमें क्या नहीं हुआ। किडनैपिंग एक्चुअली ट्रायल कोर्ट में ही बरी हो गया था, क्योंकि विक्टिम गर्ल ने खुद ही एडमिट कर लिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी, किडनैप नहीं किया गया था, और 2 महीने तक वो अपनी मर्जी से वहां रही है। जिस घरों में रही है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया था, तो वो कह रहे हैं कि वो एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे थे वहां पे, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। इन सारे एविडेंस के बेसिस पे किडनैपिंग हटाया गया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि 2 मामले दर्ज हैं। एक पे आप कहते हैं कि लड़की ने जो कहा वो उसको हम मानते हैं, दूसरे पे आप कहते हैं कि ये हम नहीं मानेंगे क्योंकि एक्ट अलग कहता है जी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में था जिसको अभी करेक्ट करने का प्रयास किया गया है जी। राइट राइट। और आप बार बार कह रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि जो प्यूबर्टी का एज है वो 16 ईयर है जी, तो इस बात को रखा गया, बार बार रखा गया 15 ईयर है। थोड़ा सा एलोबरेट करिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि जब गर्ल चाइल्ड 15 इयर्स के बिफोर 15 इयर्स प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तो शी इज एलिजिबल टू डिसाइड अबाउट हर मैरिज। करेक्ट। एंड लड़का 18 इयर्स का होना चाहिए। तो जब ये चीज है तो इसीलिए वो एलिजिबल है शादी के लिए। राइट। सिर्फ शादी प्रूव नहीं हो पाई ट्रायल कोर्ट में, इसीलिए पॉक्सो की पनिशमेंट मिली है उसे। राइट राइट। एक जजमेंट का मैं आपको 2-4 लाइन पढ़ाता हूं। द गर्ल वॉज क्लियर इन वर्जन अबाउट हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर ओन लाइफ, fully aware and ready for taking the consequences following from the relationship she was maintaining with the accused, a man aged 25 years,
इट सेड क्वेश्चनिंग वेदर अंसारीज कन्विक्शन वाज जस्टिफिकेबल। तो लगता यह है कि जो ट्रायल कोर्ट ने इस लड़के को सजा सुनाई, अगर ये बात पहले ही क्लियर हो जाती या फिर उसके पहले ही उसको क्लेरिफाई किया जाता तो शायद ये लड़के को 7 साल वहां पे गुजारना नहीं पड़ता। तो 7 साल 4 महीने। दैट्स टू वेरी बैड। अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताइए, आप भी मदर होंगी, आपके आजू बाजू में आप देखती हैं सोसाइटी किस तरीके से बदल रही है। अगर इस जजमेंट को अलग तरीके से देखें तो क्या आपको लगता है कि ये समय के साथ में रहना है? सर चेंज होना चाहिए ये कि इस जजमेंट से हम बिलीव करते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। एक तो बॉर्डर लाइन केसेस बहुत सारे हैं, लाखों हजारों की तादाद में पॉक्सो में बॉर्डर लाइन के केसेस हैं जो कि बहुत लोग अननेसेसरी कन्विक्शन में है। करेक्ट। ये चेंज आना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही अपनी मर्जी से इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं एंड सजा फिर एक को ही होती है। बिल्कुल सही। और इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट, जो हमें ऐसा लगता है कि जो इम्पैक्ट आएगा वो ऐसे ही केसेस जो अब तक बहुत पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए ये जजमेंट एक गाइडिंग फैक्टर का काम करेगा। और इस जजमेंट की वजह से ऐसे केसेस में रिडक्शन भी आएगा। करेक्ट। एंड जो यंग पीपल हैं, यंगस्टर्स हैं, जो एक्चुअली एंड ट्रूली दे आर इन अ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में हैं, तो उनको भी एक सेफ एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा ताकि वो भी एक विदाउट फियर एंड मिसयूज किए बगैर रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। राइट। अभी आपने एक वर्ड कहा कि एक को सजा हो रही है, मतलब जो 2 हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं लेकिन एक को एक्यूज बनाया जाता है। थोड़ा इसको एलिब्रेट करिए क्योंकि कोर्ट ने ये भी लिखा है इसमें ऑब्जर्वेशन में। जी, एक्चुअली ये ऐसा है कि 2 लोग एक कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप में होते हैं, जस्ट बिकॉज के एक माइनर है एज पर इंडियन लॉ, तो वो छूट जाता है, वो विक्टिम बन जाता है। राइट। विक्टिम बन जाता है तो वो छूट जाता है, एंड जो दूसरा होता है, जो मेजर होता है, वो उसे सजा हो जाती है। एंड इसका इम्पैक्ट होता है, अगर सजा हुई है हो सकता है वो कुछ गलत रास्ते पे चला जाए और कुछ क्राइम करने लग जाए। बिल्कुल। तो ये चीजों का इफेक्ट पड़ता है। राइट। और एक जजमेंट में बार बार एक शब्द आया है, रोमांटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्राइम के तरीके से देख रहे हैं, तो प्लीज ये भी बता दीजिए कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप किस नजरिए से आया और फाइनल वर्डिक्ट में इसको किस नजरिए से देखा गया है? तो जजमेंट में आप देखेंगे श्रीमती जस्टिस दांगरे जी ने हर जगह, काफी जगह लिखा है कि ये एक बहुत टेंडर एज होती है, एडोलसेंट एज टेंडर एज होती है, जहाँ पे साइकोलॉजिकली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इफेक्ट पड़ता है दिमाग पे। तो इसे टैकल करने के लिए अभी सोशल मीडिया का भी आप देखेंगे तो सोशल मीडिया का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आज के यंगस्टर्स पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ये बहुत अच्छी आदतें भी, बुरी आदतें भी ये अक्वायर कर लेते हैं। नहीं, वो तो अलग डिबेट का विषय है, उसके ऊपर हम लोग जाएं, क्या अच्छा लेना है क्या बुरा लेना है वो पर्सन टू पर्सन और बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। तो एडोलेंस एज जो है, उस एज में अगर ये रिलेशनशिप्स होते भी हैं, और रोमांटिक रिलेशनशिप इसलिए कहा गया है कि दोनों का कंसेंसुअल रिलेशनशिप था। करेक्ट। तो इस हिसाब से रोमांटिक रिलेशनशिप कहा गया है। और एक बात है जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कोर्ट ने ये कहा है कि नेचुरल फीलिंग्स टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स पर्टिकुलरली इन द एज व्हिच अकाउंट फॉर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, द कोर्ट सेड इन सच ए सिचुएशन इट सेड पनिशिंग अ माइनर बॉय who entered into the relationship with a minor girl who were in the grip of their hormone changes and biological changes। ये बात तो मुझे लगता है कि आज तक किसी जजमेंट ने इस तरीके से इसको देखा ही नहीं था कि ये जो बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एम आई राइट? यस सर, ये जजमेंट श्रीमती जस्टिस दांगरे जी ने दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट इससे पहले भी दिए हैं, एंड ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इससे बहुत सारे चेंजेस हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और इससे पहले किसी ने भी इस स्पेसिफिक टॉपिक पे कभी भी ध्यान नाही दिया आहे. करेक्ट. थांबूया आपण इथे. खूप महत्वाची माहिती. मला वाटतं की प्राथमिक तरी किमान आपल्या प्रेक्षकांसाठी ही माहिती मिळाली असेल. न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी हा जो निवाडा दिला, या निवाड्यावरती भारतभरामध्ये हळूहळू चर्चा सुरू झालेली आहे. आशिक रमजान अन्सारी हा 25 वर्षाचा तरुण आहे. 2016 साली त्याला अटक झाली. त्यावेळेला ती मुलगी 17 वर्ष आणि 5 महिन्याची होती. त्याला ट्रायल कोर्टाने 10 वर्षाची शिक्षा सुनावली. आत्ताच
सबरवाल मॅडमनी सांगितलं त्याप्रमाणे 7 वर्षापेक्षा अधिकचा काळ तो कोठडीमध्ये होता. हायकोर्टामध्ये हे प्रकरण आलं आणि हायकोर्टाने शारीरिक बदल, समाजातले बदल, कायद्यातल्या त्रुटी आणि विनाकारण न्यायालयामध्ये जे खटले कज्जे येऊन पडलेले आहेत त्याच्याबद्दलचं मत नोंदवलं. त्यासोबतच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काय म्हणतो, म्हणजे मुस्लिम पर्सनल कायद्याप्रमाणे मुलीच्या लग्नाचं वय किती आहे त्याबद्दलचं मत नोंदवलं. आणि मला असं वाटतं की सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ज्याबद्दल यापूर्वी सुद्धा काही प्रकरणामध्ये अशा पद्धतीची हिंट दिलेली आहे. आता ही जबाबदारी आहे ती कायदा बनवणाऱ्या लोकांवरती. महाराष्ट्र विधिमंडळातले लोक असतील, देशाच्या केंद्रीय पातळीवरती संसदेत बसणारे लोक असतील, त्यांनी या विषयाला गांभीर्यानं घ्यायला हवं की एक नातेसंबंध आहे, त्या नातेसंबंधामध्ये प्रेम आहे, प्रेमाच्या पातळीवरती तुम्ही एकत्रित येता, एकत्रित येऊन काही गोष्टी करता, त्यात कुणाला तरी राग येतो, समाजातल्या प्रतिष्ठेविषयी तुम्हाला भीती वाटते म्हणून तुम्ही केसेस दाखल करता. त्या केसमध्ये ज्याच्यावर काही झालंय असं तुम्हाला वाटतं त्याची काहीच मुळात तक्रार नसते. पोलीस तक्रारची शहानिशा करतात, गुन्हा दाखल करतात आणि वय वर्ष 16च्या पुढची ही मुलं असून सुद्धा एकाला फक्त कोठडीमध्ये सजा काटावी लागते. आणि म्हणूनच मधल्या ओळीमध्ये किमान हा प्राथमिक आराखडा मी तुमच्या समोर ठेवला. मला खात्री आहे की सगळे जे ह्या विषयातले तज्ज्ञ आहेत ते ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या कमेंट्स करतील. मॅडमनी कमी वेळेमध्ये त्यांना जेवढं शक्य होतं तेवढं सांगितलं. याच्याही पेक्षा पुढे जाऊन आपल्याला चर्चा करायची आहे ती महाराष्ट्रातल्या सगळ्या तज्ज्ञ वकील मंडळींची, ह्या क्षेत्रात वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनेची, चाइल्ड त्यांच्या लहान मुलांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या संघटनेची. थँक्यू सो मच. फार काळजी वाटली होती तुम्हाला. थँक्यू सर. टेक केअर. आय विल शेअर लिंक टू यू. बाय. थँक्यू सर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.